केमिस्ट्री लेक्चर। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के बीच यानी जो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल एकेडमी गुड्डा गुरुजी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर पे कुशल मंगल होंगे और आपका परिवार सकुशल होगा। दोस्तों, एग्रीकल्चर जो संकाय है, एग्रीकल्चर जो संकाय है, उसमें मेन सब्जेक्ट जो 3 हैं वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट मेन है। बाकी इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश। दोस्तों, इन तीनों में से अपने हम जो जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो अपने पास है एग्रीकल्चर रसायन विज्ञान। किसकी चर्चा करेंगे हम? एग्रीकल्चर रसायन यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो अपने जो जनरल केमिस्ट्री उसकी तुलना में काफी सरल है। इसमें या मैं इसको ऐसा कहूं सॉइल केमिस्ट्री कह दूं तो भी चलेगा, क्योंकि इस केमिस्ट्री के अंतर्गत पूरे एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जैसे सॉइल है, उर्वरक है, जैविक खाद है, चट्टाने हैं, खनिज पदार्थ हैं, इसके अलावा प्रदूषण हैं सारे। इसके अलावा मैं ऐसा कहूं कि जैव पदार्थ हैं या जैव रसायन के बारे में है, इस दूध रसायन है, वो भी एक अपने एग्रीकल्चर का अहम पार्ट है। इन सबको हम इसमें विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि एग्रीकल्चर में ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर संकाय अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, मैं ऐसा कहता हूं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। और मैं ये कहूं कि केमिस्ट्री तो एकदम से सरल है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री की तुलना में कई गुना सरल है। इसलिए आप ध्यान दें कि अपने को जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इसको एकदम से सीधी भाषा में पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ा जाए ताकि अपने जो 56 नंबर के मार्क्स हैं उनमें से पूरे 56 लाए जा सकते हैं, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। मैं ऐसा कहूं कि अगर मान लो हम सामान्य केमिस्ट्री की बात करें तो उनमें अगर अपने 56 में से 20 आते हैं तो आराम से इसमें उसी स्टूडेंट के 50 नंबर तक कवर कर सकता है। इतना फर्क है दोनों सब्जेक्टों में। इसलिए आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम सरल सब्जेक्ट है। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बारी बारी यानी एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसको। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसके सिलेबस की बात करता हूं। मैं ऐसा कहूं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कितने नंबर का लिया जाता है और उसमें हम कितने नंबर ला सकते हैं, किस प्रकार से यानी कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का अंक बाहर होता है, प्रत्येक चैप्टर का कितना अंक बाहर है, उस चैप्टर में क्या चीज पढ़ेंगे और उस चैप्टर को कैसे याद करें ताकि अपने इजी वे में अपने पूरे नंबर आ सकें। तो देखो, इन सभी के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बता दूं पूरी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, संपूर्ण एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसको पूरे 12 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। कितने चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है? 12 यानी 12 चैप्टरों में इसको डिवाइड कर रखा है। मैं ऐसा कहूं कि चैप्टर भी इसमें एकदम से छोटे छोटे और अंक भाग उनका क्या है, ज्यादा है। मैं यानी कई चैप्टर तो ऐसे हैं जो मात्र 2 पृष्ठों के हैं लेकिन उनका अंक भाग 3 नंबर या 4 नंबर का है। जो जैसे अगर इसी की कंपेरिजन जनरल केमिस्ट्री में करें तो वहां तो 3 अंक के लिए अपने को 10 या 20 पृष्ठ पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए एकदम से सरल चीज है और यानी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम से सरल चीज है, इसको हम तरीके से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें 56 नंबर, जो 56 नंबर है 56 नंबर उनका डिवाइडेशन अपने यानी 12 चैप्टरों में किस प्रकार से कर रखा है, उन सब के बारे में हम ध्यान देंगे। तो देखो, ध्यान देना, सबसे पहले सिलेबस की बात है। स्टूडेंट, सिलेबस जिसको नहीं पता है वो आधी जगह हार जाता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, पहले सिलेबस के बारे में ध्यान देना है कि किस प्रकार से कौन सा लेसन कितने नंबर का। ऐसा तो नहीं कि हम हमारे पास लेसन तो 3 नंबर
का है, यानी इसमें अंक भाग 3 नंबर के और हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं, यानी जो 8 नंबर वाला अंक भाग है उसको तो हम पढ़ नहीं रहे और 3 नंबर वाला बार बार पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने को सिलेबस का जानना अनिवार्य है। तो इसलिए आप अपनी कॉपी है उसमें फर्स्ट पेज पर सदैव जिस भी सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री रहे, चाहे एग्रीकल्चर रहे, चाहे बायोलॉजी रहे, चाहे फिजिक्स रहे, चाहे मैथ रहे, जो भी है उनके फर्स्ट पृष्ठ पर अपना सिलेबस अंकित करना है कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसको किस प्रकार से तैयार करना है और उसके आधार पर अपने को पढ़ाई करनी है। तो इसलिए फर्स्ट पृष्ठ पर आप सभी को सिलेबस से उतारना है। देखो सिलेबस के अंदर सबसे पहले लेसन की बात करें तो उसमें आता है कि मृदा यानी मिट्टी, सॉइल, खनिज, चट्टान का अपघटन, यानी मैं ऐसा कहूं कि मृदा, खनिज और चट्टान का अपघटन किस प्रकार, मतलब उस चट्टान का टूटना, चट्टान का पिसकर मिट्टी में बदलना किस प्रकार से होता है, उन सभी का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। साथ ही का मृदा निर्माण, सोयल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, सोयल किस प्रकार से बनेगी, सोयल किसे कहते हैं, किस प्रकार से बनती है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है, कौन सी चट्टान के क्या गुण हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो अपने परीक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या मैं ऐसा कहूं कि एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अंक भाग कितने का है, 4 नंबर का है। इसमें 4 नंबर एकदम सरल मैं ऐसा कहूं कि जो अपने छोटी क्लास में पर्यावरण रसायन चलती है, पर्यावरण विज्ञान चलती है, उसमें जो भाग आता है वो ये है, उसी का चैप्टर छोटा सा डिवाइड कर रखा है। दूसरा है मृदा जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ जिसमें सदियों से बने होते हैं, मृदा में मिलने वाले जीवांश पदार्थ हैं, उनका वो क्या है, 3 नंबर के सिलेबस है। उसमें कितने आएंगे, 3 नंबर सिलेबस आएंगे, 3 नंबर का आएगा मृदा कोलैप्स, यानी मृदा की कण कौन कौन सी गति करते हैं, किस प्रकार से कणों पर आयनों की यानी क्रिया होती है, उन सब का अध्ययन हम करेंगे, मृदा कोलैप्स में करेंगे। जो 4 नंबर का है, यानी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के सवाल इससे पूछे जाएंगे। इसमें से मृदा कोलैप्स में से कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आयन विनिमय, अपने को पता है मृदा में काफी सारे आयन जैसे जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, कुछ एल्यूमिनियम भी होते हैं, खूब सारे। उनका विनिमय कैसा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किस प्रकार से गमन करते हैं, उनको आयन विनिमय चाहिए। आयन विनिमय वाला चैप्टर 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें अपने पास हम कहेंगे मिट्टी की परत की स्ट्रक्चर भी इसमें पढ़ी जाएगी। इसके बाद में मृदा अभिक्रिया, मृदा किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, उन सब के बारे में इस 3 नंबर का चैप्टर इसमें पढ़ा जाएगा। अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं, मैं ऐसा कौन कई बार देखते हैं अम्लीय वर्षा हो जाती है, कई बार कहते हैं यहाँ का पानी समाज में खारा है, ये सब यानी अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्र में कई जगह क्या अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, वहां के क्षेत्र में। इसके अलावा लवण से प्रभावित मृदाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, वो क्या होता है, वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आ जाते हैं और पृथ्वी में जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी अम्लता में वृद्धि कर देते हैं। उस अम्लता के कारण जो वहां की फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन। या वैसे हम लवण, जैसे मामला हम कई बार देखते हैं लवण मिट्टी कहीं ज्यादा लवण होता है, किसी मिट्टी में किसी में कम होता है, उन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर संख्या 6 में पढ़ेंगे। जो क्या 4 नंबर का चैप्टर है, एग्जाम में अपने को 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे इसमें से। इसी प्रकार से 7 नंबर का चैप्टर है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। देखो बेटा, अपने को पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व का तात्पर्य होता है कि ऐसे तत्व जो उनके पोषण में मौजूद होते हैं, रहे तो ठीक है, वरना बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। अगर बाई चांस उसको पोषक तत्व उसके भोजन में प्रेजेंट नहीं है तो उनके दुष्प्रभाव क्या क्या है, उसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व भी पढ़ेंगे, इसके अलावा गौण पोषक तत्व भी पढ़ेंगे। इन सभी पोषक तत्वों यानी इसमें हम पोषक तत्वों के प्रभाव, उनकी कमी से होने वाले रोग या कमी से होने वाले फसलों पर प्रभाव, ये सब इसे पढ़ेंगे। कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उर्वरक का अंतर खाद, जैसे यूरिया, डीएपी, TAP, ये सब हम ऐसा करेंगे कि उर्वरक
बारे में हम इसमें यानी उर्वरक खाद यानी उर्वरकों का प्रभाव, या मैं ऐसा कह रहा हूं मृदा पर, मृदा है उससे उर्वरक किस प्रकार से क्रिया करेंगे और फिर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, उर्वरक अभिक्रिया मृदा से क्या अभिक्रिया किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और फिर उनको फसलों पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगला है कृषि रसायन। कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले सभी रसायन, कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले सभी रसायन जैसे पेस्टिसाइड है, जीवाणुनाशी है, अपने पास हम कहें कि खरपतवारनाशी है, इन सबका जो अध्ययन करेंगे वो कहता है कृषि रसायन है। कृषि के क्षेत्र में काम आने वाले सभी रसायन का अध्ययन इसमें करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, अपना वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो उसमें क्या है प्रदूषण कैसे फैलता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यानी भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण बोले वो है, या उनका रेडियो एक्टिविटी में प्रदूषण है, जैव रासायनिक प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, इन्हें सबके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण दोनों अलग अलग टॉपिक है। कृषि रसायन भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से भी, और पर्यावरण प्रदूषण भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा। तो दोनों को मिलाया जाए तो पूरा चैप्टर कितने नंबर का हो जाता है, 8 नंबर का चैप्टर हो जाता है। यानी इस कृषि रसायन में सबसे ज्यादा अंक भार वाला चैप्टर वो यही है, कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा एक आता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम अपने जो सजीव होते हैं उनके कोशिका निर्माण या उनके जो निर्माण या संरचना है उसके मूलभूत अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। या मैं ऐसा कहूं कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, किस कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वसा भेद कितने प्रकार की होती हैं वो पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यानी इसमें हम कहें कि पूरे जैविक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, जैविक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितने नंबर का है, 8 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है, 8 नंबर का, यानी अंक भाग कितना है, 8। इसी प्रकार से जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, जैसे मैं ऐसा कह दूं हम केंचुआ खाद बोलते हैं वो जैव उर्वरक की कैटेगरी में आता है। ये सारे क्या, जैसे हम कहें कि जो अपने पेड़ पौधे होते हैं उनके कचरे से बना खाद जैविक खाद होते हैं। जीव सजीवों से हमें कहूं जीव रहित, जो जीवों सहित या मैं ऐसा कहूं जीवों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उससे बनने वाले खाद और उनके उर्वरकों का अध्ययन हम क्या करेंगे, 11 नंबर के चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जो कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। एक आता है लास्ट का दुग्ध रसायन, चैप्टर संख्या 12 और चैप्टर का नाम क्या है, दुग्ध रसायन, यानी दूध के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दूध में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनका अध्ययन करें, पानी में मिलावट, पानी की मिलावट कितनी है, यूरिया मिलावट कितनी है, और इसकी मिलावट की जांच करने के तरीके जैसे गड़बड़ विधि द्वारा, ये सारे इसमें हम खूब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना पूरा सिलेबस है उसको हमने कितने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स, 12 चैप्टर में, 12 चैप्टरों में। ठीक है, अब इन सभी अंकों का योग करें तो अपने पास आता है 56। कितना आता है, 56 नंबर आता है। सभी अंकों का योग करेंगे यानी इन सभी अंक भार का योग करें तो टोटल कितना आता है, 56 नंबर का आता है। अब देखो स्टूडेंट आपके सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा पेपर तो 100 नंबर का होता है, और आपने यहाँ 56 नंबर की बात की है, पेपर तो 100 नंबर का होता है और यहाँ कितने की बात की है, 56 नंबर की बात की है। हाँ स्टूडेंट, हमने 56 नंबर की बात की है और पेपर भी 100 नंबर का होता है, ये भी सही है। बाकी हम बच्चे 44 नंबर हैं उनको हम 2 भागों में बांट रखे हैं। यानी मैं ऐसा कहूं कि अपने पास जो सैद्धांतिक भाग है, सैद्धांतिक है वो तो कितने नंबर का आता है, 56 नंबर का, जिसको हमने क्या है 12 चैप्टर
परीक्षा है वो 30 नंबर की होती है, प्रैक्टिकल इसमें होता है वो कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। और 1/17 अंक है वो होता है अपने पास 14 नंबर के। अगर इन सभी का योग करें तो होता है 100 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, 100 नंबर का होता है। अब अपने को 100 नंबर में से क्या प्राप्त करना है, कितने नंबर प्राप्त करने हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है, अपनी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में से एक के 100 आ जाते हैं और उसी क्लास में एक के 50 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है पढ़ाई पर, कैसे पढ़ाई करें और पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई बार हम पढ़ते तो कई बार अपने पास गाइडेंस होता है, हमारा बेटा पढ़ता तो खूब है लेकिन नंबर नहीं आते, पढ़ता है लेकिन दिशा विहीन पढ़ता है, उसकी कोई दिशा नहीं। इसलिए अपने को सही दिशा में सही तरीके से पढ़ना है। प्रत्येक चैप्टर को अंक भार के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा, यानी कौन सा और प्रत्येक चैप्टर से इंपोर्टेंट विषय कौन कौन से होंगे इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम ऐसा करते हैं अपने इस बुक का एक चैप्टर चालू कर देते हैं जो क्या है अपने लिए इजी, आसान होगा, सरल होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, अगर मैं ऐसा आपको 3 नंबर का चैप्टर चालू कर दूं तो क्या कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम क्या है अंक भार की दृष्टि से इंपोर्टेंट और अंक भार के अच्छे रहे उस चैप्टर को चालू करने का प्रयास करेंगे। यानी अगर बाय चांस अपने में कहीं किंतु परंतु तो अगर वो एक चैप्टर भी तैयार है तो भी हम पास हो जाए, ऐसे चैप्टर को हम तैयार चालू करेंगे। हमारे पास चैप्टर संख्या क्या है 10, यानी क्या नाम है जैव रसायन। इसको हम इंग्लिश में कहें तो जैव का अर्थ है बायो और रसायन का अर्थ है केमिस्ट्री। क्या नाम है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री है, उसके बारे में हम बात करें यानी बायो केमिस्ट्री जैव रसायन। सब देखो इसमें 2 शब्द है, एक तो होता है बायो यानी जैव, एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन। बायो का अर्थ होता है, जैव का अर्थ होता है जिनमें जीव पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाता है जीव पाया जाता है। जीव का मतलब जो सजीव होते हैं। अब सजीव की कैटेगरी में हम आ गए और इसके अलावा पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जीव जो सजीव है या जैव पदार्थ है उनके संबंधित जो रसायन है उनका अध्ययन किया जाता है, उनका हम अध्ययन करेंगे। वो क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री है। मैं ऐसा करूं रसायन विज्ञान की वह शाखा, कौन से विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव पदार्थों या मैं ऐसा कहूं सजीव जगत के जो बॉडीज हैं उनमें उनके जो जैविक क्रियाएं हैं, उनके शरीर में होने वाली क्या है जैविक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले 1903 में, सन कौन सी थी 19वीं सदी 20 यानी 1903 में कार्ल न्यूबर्ग, वैज्ञानिक का नाम था कार्ल न्यूबर्ग। इसने क्या किया, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। क्या दिया, बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। किसने दिया, कार्ल न्यूबर्ग ने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। और बायोकेमिस्ट्री का अर्थ इसने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सजीवों की जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं जैव रसायन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार दोबारा सुन लें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं जैव रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैव रसायन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्या करना है कि जैव रसायन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थों का अध्ययन करें। जैव रसायन के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थों का अध्ययन करें, जैसा हम सब जानते हैं
कि अपने शरीर की बात करें, अपने शरीर में उपापचय क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होती हैं? उपापचय क्रियाएं होती हैं। जिन क्रियाओं में क्या होता है? उपापचय क्रियाओं में क्या होता है? जो बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। जो बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। कौन से पदार्थ? बड़े कार्बनिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड है, उनको हम कहें कि वो क्या है? उसको उपापचय क्रिया द्वारा मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि भाषा में स्टार्च, सेलुलोज, वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, वो क्या होता है? अपने जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इन क्रियाओं के तहत क्या होता है कि अपने जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? उन उपापचय क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अब देखो, हम कहें अपने शरीर की जो संरचना है, तो उनका मुख्य आधार है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं। यानी जो सजीव होते हैं या जो जैव होते हैं या जैविक पदार्थ होते हैं, उनकी जो शरीर की जो यानी मुख्य आधार है, उनका जो निर्माण का मुख्य आधार है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं ऐसा कहता हूं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा यानी फैट होती है। इसके अलावा ऐसा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये सब क्या उनके जैविक आधार है या जैविक संरचना के मूलभूत तत्व हैं। अब देखो, इन सभी में हम सबसे पहले जिस पदार्थ का अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। अपने को जो सबसे पहले जिस पदार्थ का अध्ययन करना है, जिस टॉपिक को अपने को पढ़ना है, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट नाम है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का बिंदु। क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या चालू करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट। देखो डियर स्टूडेंट, इस नाम में अपने को पता चला दो शब्द है। इस नाम में कितने शब्द हैं? दो हैं। क्या? कार्बो और हाइड्रेट। कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। एक तो कौन सा है? कार्बो, यानी लैटिन वर्ड है। दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा? एक तो कार्बो, एक हाइड्रेट। यानी एक होता है कार्बो और एक होता है हाइड्रेट। देखो, कार्बो का अर्थ हो गया कार्बन से संबंधित। किससे संबंधित हो गया? कार्बन। और हाइड्रेट का अर्थ हो गया वाटर, H2O से संबंधित हो गया। यानी मैं ऐसा कह दूं, कार्बोहाइड्रेट का अभिप्राय क्या हो गया? कार्बनिक पदार्थों किससे रिलेटेड रहे? जल से संबंधित। मैं ऐसा कह दूं, कार्बन व जल, यानी कार्बनिक पदार्थों के हाइड्रेट, जलीय पदार्थ क्या कहते हैं? उनके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मैं ऐसा कह दूं कि कार्बोहाइड्रेट है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कार्बो, जिसका अर्थ क्या होता है? कार्बन। एक होता है हाइड्रेट, जिसका अर्थ होता है जल, H2O, वाटर। ये होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? ये अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अपने से पूछा जाए या इससे पहले मैं ऐसा कहूं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? इंपोर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है। एक नंबर की, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताओ। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताओ। तो हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हम लिखेंगे CnH2OY। ये क्या? इसका सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या लिखा हुआ है? CnH2OY। क्या लिखा हुआ है? CnH2OY। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना, यहां N का तात्पर्य क्या है? N का नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी N का अभिप्राय है
कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। और H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए? जल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, H2 के अकॉर्डिंग। अब देखो होता क्या है, n का मान कितना होना चाहिए? n का मान है वो या तो 3 से ज्यादा या 3 के बराबर तो होना ही चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। या तो 3 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, या फिर 3 तो होना ही चाहिए, यानी 3 के बराबर या 3 से ज्यादा। 3 से कम कार्बन वाले कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे कई क्या होता है, 3 से कम वाले क्या होता है, कई इस सूत्र की पालना तो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे मैं ऐसा कह दूं CH3COOH, क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। जरा H कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। दोस्तों याद रखना N के लिए 2 आ रही है और यहाँ जल का अनुपात है, जल का अनुपात भी है, यानी इसके जो सामान्य फॉर्मूला है इसकी पालना कर रहा है, इसकी पालना तो कर रहा है, लेकिन इसमें अम्लीय गुण प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट के गुण प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या अपने आप में एक अम्ल है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका सामान्य सूत्र तो सेम होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर भी इसको क्या है कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते, क्यों? तो आप इसका उत्तर दो क्योंकि इसमें अम्लीय गुण ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के गुण प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, और या फिर 3 से ज्यादा होने चाहिए, या तो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, या फिर क्या है 3 से ज्यादा होने चाहिए। और दोस्तों देखो क्या होता है, कई बार ऐसे सूत्र भी होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे अणुसूत्र भी होते हैं जो इस सूत्र की पालना नहीं करते, जो इस सूत्र की पालना नहीं करते हैं। उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फिर भी वो क्या है कार्बोहाइड्रेट के संबंधित गुण दर्शाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अनेक गुण दर्शाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर, यानी कई इस तत्व या इस फॉर्मूले की पालना नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले की पालना नहीं करते हैं, फिर भी वो क्या है कार्बोहाइड्रेट है। कारण वो क्या है सारे गुण इसके समान दर्शाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के समान दर्शाते हैं। देखो इतनी बात होने के बाद में आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? सवाल क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? क्या सवाल है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो देखो इसका सूत्र जानने का प्रयास, इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो देखो इसका सूत्र होता है, परिभाषा होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एलिगेंट एवं कीटोन जो प्रकाशिक समानी होते हैं तथा जिनके जल अपघटन से इन अणुओं का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो हमने 2-3 बातें इंपोर्टेंट लिखी हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन जो प्रकाशिक समान। 4 शब्द इंपोर्टेंट लिखे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें OH समूह की संख्या क्या रहे? 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 जितनी भी है।
एल्डिहाइड इन क्रियात्मक समूह कौन सा रहना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए और वो प्रकाशिक सक्रिय होने चाहिए, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करने चाहिए और जिनके जल अपघटन से क्या है इनके छोटे अणुओं का निर्माण होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन। क्या परिभाषा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन जो प्रकाशिक समावी होते हैं उन्हें जिनके जल अपघटन से इन अणुओं का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, याद रखें क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है, कुछ हद तक क्या है सही है, बाकी कई जगह क्या होती है इसमें अपवाद आ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। देखो एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO, कीटोन का फॉर्मूला C+O, ठीक है, हाइड्रोक्सी का OH और प्रकाशिक सक्रिय जो क्या है समकक्ष यानी मैं ऐसा कहूं कि प्रतिबिंब समानी दर्शाते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सिलेबस की बात की है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा की बात की है, बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा की बात की है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जहां से एक नंबर का एक सवाल जरूर आता है, जहां से क्या आता है, एक सवाल जरूर आता है। आप लोग अगली वीडियो को देखें, इसको देखें।